ये कहानी हम एक यहाँ से ऐसे निकल जोड़े नहीं की है सकते। जो एडवेंचर के घबराओ लिए एक मत, वीरान कोई जजीरे हमारी पर मदद सैर के लिए करने आ रहा जाते है। हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें मैं ये तुम पर मालूम भरोसा नहीं था करता कि हूँ। बाहर से जितनी दिलकश ये जगह नजर आ रही थी, हकीकत में ये उतनी ही ज्यादा खौफनाक और राजों से भरी हुई थी। इस तरह उनकी ये दिलचस्प सैर अचानक एक भयानक खौफ में बदल जाती है। अब वो बुरी तरह इस सुनसान जजीरे में फंस जाते हैं, जहां से जिंदा वापस आना भी एक जंग बन जाता है। कहानी के आगाज में हमें समंदर के बिल्कुल दरमियान वाक़े एक निहायत शानदार जजीरे का मंजर दिखाया जाता है। इसी वीरान जगह पर बेथ और हैरी नामी एक जोड़ा अपना वक्त गुजारने आया है। दरअसल इन दोनों की हाल ही में शादी हुई है, इसलिए अपने हनीमून को हमेशा के लिए यादगार और सनसनीखेज बनाने के लिए उन्होंने इस जगह का इंतखाब किया है। ये जजीरा समंदर के बीच में होने की वजह से बिल्कुल सुनसान है, यानी यहाँ दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान नहीं रहता। दोनों बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका प्लान पूरे 10 दिन तक यहाँ रुकने का है और वो इस ट्रिप को खूब एंजॉय करना चाहते हैं। उन्हें इस जगह तक लाने के लिए जैक्सन नाम का एक शख्स अपनी कश्ती से आया है। उसका काम सिर्फ उन्हें यहाँ छोड़ना है और उसके बाद वो वापस चला जाएगा। जैक्सन उनका सारा सामान बोट से उतारता है और वहां से जाते वक्त उन दोनों से कहता है कि अगर 10 दिन पूरे होने से पहले ही उन्हें वापस जाना हो तो वो अपने सैटेलाइट फोन से उसे कभी भी कॉल कर सकते हैं। वो फौरन उन्हें लेने आ जाएगा। ये सुनकर बैथ हंसते हुए कहती है कि हम इतनी जल्दी वापस क्यों जाना चाहेंगे। इसका मतलब था कि वो यहाँ अपने वक्त को खूब मजे से गुजारने वाले हैं। इसके बाद जैक्सन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बैथ ने शुरू से ही अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था ताकि इन खूबसूरत लम्हों की यादें हमेशा ताज़ा रहें। दोनों इसलिए भी ज्यादा खुश थे क्योंकि यहाँ उन्हें तंग करने वाला कोई और मौजूद नहीं था। अगले 10 दिनों के लिए वो दोनों ही इस पूरे जजीरे के अखलौते मालिक थे, मगर इस खामोश जजीरे पर आगे उनके साथ क्या क्या खौफनाक होने वाला है, इस बात से वो बिल्कुल अनजान थे। कुछ वक्त आराम करने के बाद वो दोनों समंदर में तैरने के लिए उतर जाते हैं। पानी में काफी देर तक मजे करने के बाद वो वापस बीच पर आते हैं और वहीं बैठकर रोमांस करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोमांस करते करते वो दोनों वहीं रेत पर सो जाते हैं। लेकिन जब अचानक उनकी आंख खुलती है तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि रेत पर किसी अनजान इंसान के कदमों के निशान बने हुए हैं जो बिल्कुल उनके पास से गुजरे थे। ये देखकर उन्हें बहुत अजीब लगता है और वो उन निशानात का पीछा करते हुए सीधे पास वाले जंगल की तरफ जाने लगते हैं। मगर जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, कदमों के निशान अचानक गायब हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह थी कि जब यहाँ उनके अलावा कोई है ही नहीं तो फिर ये निशान किसके हो सकते हैं। कुछ देर परेशान होने के बाद वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और अपना टेंट लगाने के काम में मसरूफ हो जाते हैं। वैसे भी उनके लिए 10 दिन का वक्त कम ही पड़ने वाला था। जब रात हो जाती है तो हैरी आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां लेने जंगल में चला जाता है। वहां अचानक उसकी नजर कुछ हड्डियों पर पड़ती है। उन्हें देखकर हैरी समझ नहीं पाता कि ये इंसानी हड्डियां हैं या फिर किसी जंगली जानवर की। इसी वक्त उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन पलट कर देखने पर वहां कोई नजर नहीं आता। उसके बाद वो चुपचाप अपनी लकड़ियां उठाता है और वापस लौट आता है। फिर दोनों आराम से बैठकर अपना खाना खा रहे होते हैं और आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। तभी हैरी वो हड्डियां बेत को दिखाता है और बताता है कि लकड़ियां चुनते वक्त मुझे जंगल में मिली हैं। बेत उन्हें देखकर कहती है कि ये शायद किसी बहुत बड़े जानवर की हड्डियां होंगी। फिर भी दोनों के दिल में ये शक बाकी रहता है कि असल में ये हड्डियां किसकी हैं। कुछ देर सोचने के बाद हैरी बाद में बात को घुमा देता है और वो दोनों इस अजीब बात को भूल जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों अपने टेंट में सोने चले जाते हैं और थोड़ी मस्ती मजाक के बाद सो जाते हैं। मगर आधी रात को बाहर से कुछ अजीब सी हलचल की आवाज आती है। हैरी बाहर निकलकर चेक करता है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता। तब बेथ कहती है कि शायद तेज हवा की वजह से ये आवाज किसी दरख्त से आई होगी, जिसके बाद वो दोबारा सोने चले जाते हैं। अगली सुबह होते ही हैरी फिर से पानी में तैराकी कर रहा होता है। तभी बैद जोर से आवाज देकर उसे बुलाती है और दिखाती है कि किसी ने उनके कपड़े एक ऊंचे दरख्त पर लटका दिए हैं। ये देखकर दोनों गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि इस सुनसान जगह पर उनके अलावा ऐसा कौन कर सकता है। इसकी जांच करने के लिए वो दोनों जंगल के अंदर जाकर छानबीन करने लगते हैं, मगर काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई नजर नहीं आता। हार मानकर वो वापस आते हैं और सोचते हैं कि शायद ये काम किसी बंदर का ही होगा जो उनके कपड़े दरख्त पर लटकाकर भाग गया होगा। उसके बाद दोनों मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पानी में हैरी का पांव गलती से एक मछली पर पड़ने ही वाला होता है कि तभी बेथ झटके से उसे रोक लेती है।
वो इस मछली को उठाकर बताती है कि ये एक स्टोन फिश है। इसके कांटे इतने जहरीले होते हैं कि अगर गलती से भी पाँव इस पर पड़ जाता तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो सकता था। और इसके बारे में मैंने एक किताब में पढ़ा था। उसके बाद वो दोनों बहुत एहतियात से अपनी मछली पकड़ते हैं और फिर थोड़ी देर तैरना भी करते हैं। पानी से बाहर आने पर अचानक उनके कानों में जंगल की तरफ से किसी के रोने की दर्दनाक आवाज आती है। इस आवाज का पीछा करते हुए वो दोनों जंगल के अंदर जाने लगते हैं। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें वहां एक छोटा सा घर नजर आता है जो काफी पुराना और टूटा फूटा लग रहा था। ये देखकर उन्हें बहुत अजीब लगता है कि इतने सुनसान इलाके में किसी का घर कैसे हो सकता है। राज जानने के करके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां एक पुराना बिस्तर और कुछ सामान रखा हुआ था। सारी चीजें बहुत पुरानी लग रही थीं। डरावने माहौल को देखकर बेथ तो बाहर निकल आती है, लेकिन हैरी घर के और अंदर जाकर चेक करता है। वहां उसे एक और छोटा सा कमरा दिखता है। उसकी दीवार पर एक अजीब सी पेंटिंग बनी हुई थी जिसमें एक लड़की हाथ में भाला पकड़े किसी आदमी की जान ले रही थी। हैरी को यह सब काफी अजीब लगता है। तभी बाहर से बेथ उसे बुलाने लगती है तो वो बाहर चला आता है। बाहर आने पर बेथ उसे दिखाती है कि वहां किसी को दफनाया गया है और उसके ऊपर लकड़ी का एक क्रॉस लगा हुआ था जिस पर साफ अल्फाज में कोरल नाम लिखा हुआ था। दोनों ये सब देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि ये कोरल नाम की लड़की कौन हो सकती है और वो इतने सुनसान जजीरे पर पहुंची भी कैसे होगी। तभी हम देखते हैं कि कोई अनजान शख्स छुपकर इन दोनों पर मुसलसल नजर रख रहा है। अब ये इंसान कौन है, ये घर किसका है और इस कब्र का असल राज क्या है, ये सब हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। उसके बाद वो दोनों वापस अपने टेंट के पास लौट आते हैं, लेकिन उनके दिमाग में अब भी वही सारी अजीब बातें घूम रही थीं। टेंट पर आकर बैठ अपने कैमरे में रिकॉर्ड की गई क्लिप्स को देखने लगती है और हैरी को भी अपने साथ देखने के लिए कहती है। दोनों अपनी रिकॉर्ड की गई वीडियो देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं, मगर तभी उनकी नजर एक ऐसी क्लिप पर पड़ती है जिसे उन्होंने खुद शूट नहीं किया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जब वो दोनों सो रहे थे तब किसी ने चुपके से आकर उनकी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। ये देखकर वो पूरी तरह से यकीन कर लेते हैं कि इस जजीरे पर उनके अलावा जरूर कोई और इंसान भी मौजूद है। बेथ बेतरह घबरा जाती है और फौरन यहां से जाने की जिद करने लगती है, मगर हैरी उसे समझाता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। वो कहता है कि हो सकता है ये किसी का मजाक हो जो हमारे सोते वक्त आया और वीडियो बनाकर चला गया। लेकिन बेथ नहीं मानती और कहती है कि जब ये जजीरा सुनसान है और हमारे सिवा कोई नहीं है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। हैरी उसे प्यार से गले लगा लेता है क्योंकि वो वाकई बहुत डर गई थी और वो उसे समझा बुझाकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो दोनों इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके दोबारा मस्ती मजाक में लग जाते हैं ताकि वो अपने वक्त को यादगार बना सकें। इसी दौरान अचानक उन्हें तेज गोली चलने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर वो ये आवाज उसी पुराने घर की सिंध से आ रही थी। वो हैरान रह जाते हैं कि इतनी खौफनाक आवाज किसकी हो सकती है। हैरी बीथ को टेंट में ही रुकने को कहता है और खुद उस घर की तरफ चेक करने निकल पड़ता है। वहां पहुंचने पर उसे भी डर लग रहा था, मगर जैसे ही वो आहिस्ता से दरवाजा खोलने वाला होता है, अचानक पीछे से बीथ वहां आ जाती है। उसे देखकर हैरी बुरी तरह चौंक जाता है। वो बीथ को वापस टेंट में जाने के लिए कहता है और खुद अंदर जाकर तफ्तीश करने लगता है। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारे सफ़ात थे। वो कुछ पढ़ने की कोशिश ही कर रहा था कि बाहर से बेथ उसे जोर जोर से बुलाने लगती है। इसकी आवाज़ सुनकर वो फौरन बाहर आता है। बाहर आकर वो देखते हैं कि उस लड़की की कब्र पर जो लकड़ी का क्रॉस पहले नीचे गिरा हुआ था वो अब बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया गया था। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं कि ये सब अब किसने किया है। काफी सोचने के बाद वो मान लेते हैं कि शायद इन दो कश्ती वालों ने ही यहाँ आकर ऐसा किया होगा। इसके बाद वो वापस टेंट के पास लौटते हैं और बाहर ही आग जलाकर सो जाते हैं। अ, सुबह जागते ही वो देखते हैं कि किसी ने उनके टेंट के आसपास बहुत सारे सी क्यूकम्बर्स लटका दिए थे जो देखने में बहुत ही अजीब और घिनौने लग रहे थे। हैरी ये सब देखकर समझ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं हो सकता। अब वो भी यहाँ से जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन उनकी परेशानी बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनके बैग से सैटेलाइट फोन पूरी तरह गायब था। बेथ घबरा कर कहती है कि फोन नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे।
उसके बाद वो दोनों इन दो माहीगीरों की तलाश में निकल पड़ते हैं। उन्हें ढूंढकर वो फोन के बारे में पूछने लगते हैं, मगर वो माहीगीर उनकी जबान नहीं समझते, जिस पर हैरी गुस्से में आकर उन पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इससे वो दोनों माहीगीर भी भड़क जाते हैं और हाथापाई शुरू कर देते हैं। वो बैत के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। किसी तरह खुद को बचाकर हैरी और बैत वहां से वापस आ जाते हैं। जब वो माहीगीर वहां बेहोशी की हालत ये तभी जंगल की तरफ से मुसलसल फायरिंग और इन दोनों आदमियों की चीखें सुनाई देने लगती हैं। बेथ और हैरी देखते हैं कि इनमें से एक आदमी बुरी तरह जख्मी हालत में भागता हुआ आ रहा है और वो डर के मारे अपनी कश्ती लेकर वहां से भाग निकलते हैं। अगली सुबह बेथ जागती है और जख्मी मछेरे के खून के निशानात का पीछा करते हुए उसी पुराने घर तक पहुंच जाती है। वहां पड़ी हुई डायरी को उठाकर वो पढ़ने लगती है। तभी हैरी भी वहां आ जाता है। बेथ उसे बताती है कि इस डायरी में उन आदमियों के साथ कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है कि सालों पहले कोरल नाम की एक लड़की यहां फंस गई थी। तब 7 आदमियों ने उसे अकेला पाकर उसका भयानक इस्तेहसाल किया और उसे बेरहमी से मार डाला। लेकिन वो लड़की मौत के बाद एक बुरी रूह बनकर वापस लौट आई और इन लोगों से एक एक करके बदला लिया। इसके बाद जो भी इस जजीरे पर आता है वो रूह उसे जिंदा वापस नहीं जाने देती और इसे मर्दों से बहुत नफरत है, इसलिए वो उन्हें बहुत दर्दनाक मौत देती है। लेकिन हैरी भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता। वो इस डायरी को बकवास कहता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन बेथ डेथ डायरी की बातों पर यकीन करने लगी थी। वो कुछ सीपियां रात में बेथ हैरी से कहती है कि घर में वाकई कोरल की रूह है, मगर हैरी अब भी यकीन नहीं कर रहा था। वो कहता है कि अगर कोरल की रूह मासूम लोगों को मार देती है तो हम दोनों अभी तक जिंदा कैसे हैं। इस बात पर दोनों में बहस होती है और फिर वो सो जाते हैं। आधी रात को हैरी एक खौफनाक ख्वाब देखकर अचानक उठ बैठता है। इसकी हरकत से बेथ भी जाग जाती है। वो टॉर्च जलाकर बाहर देखते हैं तो वहां 2 नई कब्रें बनी हुई होती हैं। वो मुकम्मल तौर पर खौफजदा हो जाते हैं। अगली सुबह वो साहिल पर बैठे थे और बेथ डर के मारे रो रही थी। सैटेलाइट फोन गायब होने की वजह से वो किसी को बुला नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें आसमान में एक जहाज उड़ता हुआ नजर आता है। वो जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाने की कोशिश करने लगते हैं ताकि गुजरने वाले जहाजों को अपनी मौजूदगी का सिग्नल दे सकें। इसी दौरान हैरी को सैटेलाइट फोन की रिंग सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए उसी पुराने घर के अंदर पहुंच जाता है। वहां फोन को जमीन पर पड़ा देखकर वो हैरान रह जाता है कि ये यहाँ कैसे आया। जब वो फोन रिसीव करता है तो उसे कॉल से खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये वही आवाजें थीं जब वो 7 आदमी कोरल का इस्तेहसाल कर रहे थे। कोरल दर्द से चीख रही थी मगर वो लोग उसे मुसलसल तकलीफ दे रहे थे। ये सुनकर हैरी घबरा जाता है और फोन नीचे फेंक देता है। तभी वहां कोरल की खौफनाक रूह आ जाती है। इसे देखकर हैरी की रूह कांप जाती है और वो रूह एक छुरी से हैरी को मार डालती है। हम भी पहली बार कोरल को देखते हैं जिसके बाद वो अंधेरे में गायब हो जाती है। दूसरी तरफ बेथ देखती है कि हैरी साहिल पर नहीं है और अंधेरा भी हो रहा था। वो टॉर्च लेकर उसे ढूंढते हुए उसी घर में आ जाती है मगर वहां हैरी नहीं मिलता। जब वो बाहर जाने लगती है तो देखती है कि कोरल की कब्र के बिल्कुल ऊपर हैरी की लाश लटक रही है, जिसे बेरहमी से मारा गया था। ये मंजर देखकर बेथ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। अगली सुबह होश आने पर वो देखती है कि हैरी की लाश वहां नहीं है। वो भागते हुए साहिल पर आती है और माचिस से लकड़ियों में आग लगाने लगती है। तभी उसकी नजर समुंदर पर पड़ती है जहां कोरल की रूह पानी के ऊपर खड़ी थी। बेथ चीखकर उसकी तरफ दौड़ती है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए, लेकिन गुस्से में भागते हुए उसका पांव पानी में छुपी स्टोन फिश पर पड़ जाता है। जहर के दर्द की वजह से वो जोर जोर से चीखने लगती है।
वापस साहिल पर आकर वो गिर जाती है। उसे मालूम था कि अब आधे घंटे के अंदर उसकी मौत यकीनी है। मौत को सामने देखकर उसे हैरी के साथ गुजारे हुए खूबसूरत लम्हे याद आने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि 10 दिन गुजर चुके हैं और जैक्सन वहां बेथ और हैरी को लेने आ पहुंचता है। जब वो बोट से साहिल पर उतरता है तो उसे टेंट के पास दो नई कब्रें नजर आती हैं। वो दोनों को पूरे जजीरे पर ढूंढते हुए उसी घर तक पहुंच जाता है। वहां उसे वही डायरी मिलती है। वो उसे उठाकर पढ़ने ही वाला होता है कि अचानक उसके पीछे बेथ आकर खड़ी हो जाती है। असल में बेथ मर चुकी थी और उसकी कब्र भी कोरल की कब्र के पास ही थी। यानी अब बेथ भी ये खौफनाक रूह बन चुकी थी और कोरल की तरह वो भी इस जजीरे पर आने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतारेगी। आखिर में हमें इस मंजर दिखाया जाता है कि दुनिया में ऐसे सुनसान जजीरे मौजूद हैं जिनमें कितनी पुरस्कार बातें दफन हैं जिनसे हम बेखबर हैं। दोस्तों, ये भी इस खूबसूरत लेकिन खौफनाक जजीरे की एक पुरस्कार कहानी। कोरल की दर्दनाक मौत और उसकी रूह का इंतकाम इस जजीरे को एक ऐसी जगह बना देता है जहां कदम रखने वाले हर इंसान का मौत इंतजार कर रही है। क्या आप मानते हैं कि ऐसी भटकती हुई रूहें और पुरस्कार वाकयात वाकई होते हैं या ये सब सिर्फ एक तस्वुर हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।